नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेशनल वीडियो, जैसा कि मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग-अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है, तो हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन-सी क्लास के हैं ये टॉपिक्स और कौन से सब्जेक्ट के हैं ये टॉपिक्स? तो आइए देखते हैं। तो आज मैं जो एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो मैं लेके आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट अपना लिया है भूगोल या ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने ज्योग्राफी को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाया है बीए फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए जो उनका फर्स्ट पेपर जो रहेगा, मेजर फर्स्ट जो पेपर रहेगा, उसका जो है आज हम उसकी हम क्लास जो है उसकी मैं क्लास लेने वाला हूँ और उसका जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपका जो मेजर फर्स्ट पेपर है भूगोल का, वो काय पे आधारित है? उसकी जो टैगलाइन है, तो उसकी जो मेन लाइन है वो क्या है? मानव भूगोल, वातावरण एवं संस्कृति। तो हम इसमें जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा काय के ऊपर बेस्ड है? वो आपका पूरा जो फर्स्ट पेपर है वो बेस्ड है मानव भूगोल के ऊपर। और मानव भूगोल और साथ में वातावरण एवं संस्कृति के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड कल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 5 ही यूनिट आपकी दी गई है। तो इसी तरह से ज्योग्राफी में भी जो है आपका जो मेजर पेपर फर्स्ट है, इसमें भी आपको टोटल जो यूनिट है वो 5 है। और पांचों यूनिट के अपन अलग अलग टॉपिक्स को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको पढ़ना रहेगा मानव भूगोल का एक परिचय पढ़ना रहेगा। साथ ही जो है मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है और विषय वस्तु क्या होती है, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूगोल की ही एक शाखा है और जो मानव गतिविधियों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। तो मानव भूगोल क्या चीज है? ये एक भूगोल की ही शाखा है, पर इसमें हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं जो मानव की जो गतिविधियां होती है और उनका जो प्राकृतिक जो पर्यावरण रहता है, उनके साथ उनका क्या क्या पारस्परिक संबंध है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो मानव के बारे में बात करते हैं और साथ में मानव का जो उसके एनवायरमेंट के साथ में, उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध रहता है, उसको हम मानव भूगोल में डिस्कस करते हैं। ये मानव समाज की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन के साथ साथ उनकी स्थानिक और लौकिक व्यवस्था, सांस्कृतिक संगठन, आर्थिक व्यवहार और सामाजिक संरचना का भी अध्ययन करती है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मानव भूगोल रहती है, ये क्या करता है? मानव भूगोल मानव समाज की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात करता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करता है। साथ में यहाँ के जो मानव के जो सांस्कृतिक संगठन होते हैं, मानव के जो आर्थिक व्यवहार होते हैं, जो सामाजिक जो एक संरचना मानव जो है एक भूगोल के तौर पर तैयार करता है सामाजिक संरचना को, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को समझना, कि मानव का और पर्यावरण का दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, ये मानव भूगोल में हम डिस्कस करते हैं। जो मानव जीवन और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये मानव जीवन को भी जो संबंध रहते हैं पर्यावरण के साथ में मानव के, ये मानव जीवन को जो है और सामाजिक विकास दोनों को ही प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो अगर मानव भूगोल की हम परिभाषा की बात करें, तो मानव भूगोल को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन सबसे आम परिभाषा अगर हम देंगे तो वो यह देंगे कि मानव समाज के
अपने भौतिक पर्यावरण के संबंध में विकसित होने और संचालित होने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो मानव समाज जो रहता है उसका अपने भौतिक जो पर्यावरण, जो उसके आसपास जो फिजिकल उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके संबंध में विकसित होना और संचालित होने का विभिन्न तरीकों का अध्ययन है। तो अब इसमें जो है हम क्या बात करेंगे, इसमें जो है वही चीज को उनने घुमा फिरा के कह दिया कि मानव का जो है उसकी प्रकृति के साथ में क्या संबंध होता है, वही मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। और वो संबंध किस तरीके का हो सकता है, वो सांस्कृतिक संबंध भी हो सकता है, वो लौकिक संबंध भी हो सकता है, वो आर्थिक व्यवहार भी हो सकता है, या वो सामाजिक संरचना भी हो सकती है। और ये जो है सभी चीजों का डिस्कस अपन इसमें करते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करें कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, तो मानव भूगोल की प्रकृति बहुआयामी होती है और गतिशील होती है। ये एक सामाजिक विज्ञान है जो पर्यावरण, स्थान और लोगों के बीच में अंतर संबंध पर केंद्रित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है, ये एक ऐसी विज्ञान है जिसमें हम काय के बारे में बात करते हैं, इसमें हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में, किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, और लोगों के बीच में क्या अंतर संबंध होता है उस पे अपन बात करते हैं। तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि मैं आपको जो लाइनें बोल रहा हूँ इनको आपको ध्यान से सुनना है और इसका सार निकाल के अपने दिमाग में फिट करना है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अपनी एग्जाम है, 1-2 दिन के अंदर आपकी एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जितना लगातार सुनेंगे तो आपको ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं एक बेस तैयार हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। और आंसर जो है, स्पेशली आर्ट्स की एक ये चीज अच्छी रहती है कि जो आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। बस एक आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो मानव भूगोल की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, बहुआयामी होती है, मतलब कि बहुत सारे आयाम होते हैं इसमें, और गतिशील होती है। ये एक सामाजिक विज्ञान होती है जो पर्यावरण के बारे में, स्थान के बारे में, लोगों के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं इस पर केंद्रित होती है। और मानव भूगोल की प्रकृति को अलग अलग बिंदुओं से समझा जा सकता है। कौन कौन से बिंदुओं से समझा जा सकता है प्रकृति को, इसको समझा जा सकता है मानव भूगोल की प्रकृति को। पहला है स्थानिक संगठन। तो मानव भूगोल में मानव गतिविधियों का स्थानिक संगठन और वितरण है, जैसे कि आवास, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो मतलब कि क्या है, जो स्थानिक संगठन, मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि आवास, तो बहुत सारे लोग जो है एक साथ एक संगठन बना करके आवास एक एक जगह पे रहते हैं। उसके बाद में परिवहन, मतलब कि जो है एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करते हैं किसी चीज का। आर्थिक जो गतिविधियां चलती है, इन सब पे ध्यान केंद्रित करता है कौन, स्थानिक संगठन। उसके बाद में सांस्कृतिक भूगोल की अगर बात करेंगे, तो सांस्कृतिक भूगोल क्या काम करता है, ये सांस्कृतिक भूगोल जो है अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में, अलग अलग धार्मिक विश्वासों के बारे में अध्ययन करता है। और ये भी कि वे मानव समाज और पर्यावरण को कैसे आकार देते हैं। तो मतलब कि ये अलग अलग जो जाति रहती हैं, अलग अलग जो धर्म रहते हैं, अलग अलग जो संस्कृतियां रहती है, अलग अलग जो भाषाएं रहती है, उसके आधार पे किस तरीके से जो है एक मानव समाज और पर्यावरण को आकार देने का कार्य भी ये करता है। फिर आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल में, मानव भूगोल में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कृषि का, उद्योग का, व्यापार का, और यह भी कि मानव जीवन और सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल की अगर बात की जाए तो मानव भूगोल में सामाजिक संरचना, सामाजिक वर्ग और सामाजिक असमानता का अध्ययन किया जाता है, और ये भी कि वे मानव समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, ये चीज भी इसमें देखी जाती है। फिर विकास भूगोल। अब विकास भूगोल में क्या हुआ, मानव भूगोल में विकास की अवधारणा, जैसे कि गरीबी, असमानता और विकास के प्रयासों का अध्ययन किया जाता है कि मतलब किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है, तो वो अपन विकास भूगोल में पढ़ते हैं। फिर पर्यावरण भूगोल क्या होती है, मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, और ये भी कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चीज भी इसमें देखी जाती है।
तो देखिए, अब आपको अगर क्वेश्चन आता है, ये चीजें तो ठीक है, पर अगर आपको जैसे क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल क्या होती है, तो अगर आपसे कोई पूछता है मानव भूगोल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि मानव का अपने जो पर्यावरण से क्या संबंध है, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, उसका अध्ययन करती है। तो देखिए, हमारे आसपास जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारे आसपास जो हमारा एनवायरमेंट है, ये हमारा भूगोल के अंतर्गत आ गया, और उस भौगोलिक स्थिति में ही हम लोग रहते हैं, मतलब मानव रहता है। तो मानव का जो भौगोलिक स्थिति के साथ में जो संबंध है, वो हम मानव विज्ञान में पढ़ते हैं। बस इतनी सी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मानव भूगोल के अगर प्रकृति की बात करेंगे, तो अगर प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। तो मतलब कि जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल की अगर बात करें, तो अगर अपन मतलब प्रकृति अलग अलग टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक भूगोल की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक कल्चरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जब अलग अलग अपन समाज, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धार्मिक विश्वासों के साथ में इसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव और पर्यावरण को कैसा आकार देते हैं। हम जैसे जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी एरिया में कुछ एक समूह के लोग रह रहे हैं, उनकी एक विशेष संस्कृति है, तो वो वहाँ उनके एक एनवायरनमेंट वैसा तैयार करेंगे कि वो उस भौगोलिक स्थिति को निर्माण करेंगे कि वो वहाँ पे उनके हिसाब से एक एनवायरनमेंट तैयार करके वहाँ पे रहेंगे। दूसरी जगह पे जो दूसरा ग्रुप रहेगा, वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा उस जगह पे। तो ये चीज होती है। आर्थिक भूगोल में मतलब क्या होता है कि किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे जो है अलग अलग आर्थिक गतिविधियां चल रही है। अलग अलग आर्थिक गतिविधियां का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कहीं उद्योग चल रहा है, कहीं व्यापार चल रहा है, कहीं कृषि चल रही है, तो वो जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ गया। सामाजिक भूगोल की बात आई, तो समाज का एक जो है किस तरीके से समाज जो है, उसकी सामाजिक संरचना है, उसकी जो सामाजिक वर्ग है, उसकी सामाजिक असमानता है, इन सब का अध्ययन हम जो है सामाजिक भूगोल में करते हैं। फिर विकास भूगोल, विकास भूगोल मतलब कि डाउन से लेकर के अब किसी भी जगह पे जो है कितना विकास हुआ है, उसका अध्ययन जो है हम विकास भूगोल में करते हैं। पर्यावरण भूगोल में क्या करते हैं हम कि मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों के बारे में बात करते हैं, और ये भी कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण भूगोल में हम ये भी पता करते हैं कि भाई क्या क्या असर पड़ रहा है अपने पर्यावरण पे मानव की वजह से। अब मानव भूगोल के उद्देश्य क्या होता है। मानव भूगोल की अगर उद्देश्य की बात करें, तो मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों को समझना है, जो मानव जीवन और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो मतलब कि अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए कि उद्देश्य क्या होता है मानव भूगोल का, तो इसके आंसर जो है इसके क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानव का पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है उसको समझने का होता है, और मानव जीवन और सामाजिक विकास को ये प्रभावित भी करता है। अब मानव भूगोल के क्या उद्देश्य होते हैं, तो मानव भूगोल का क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात करते हैं। कि पहला तो है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को समझना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम ये समझते हैं कि मानव और उसके प्रकृति के जो है क्या क्या संबंध है, उसके बारे में हम समझते हैं। उसके बाद में स्थानिक संगठनों को समझते हैं। स्थानिक संगठनों में हम क्या क्या चीजें समझते हैं, जैसे कि मानव भूगोल जो है उसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों में मानव गतिविधियों के संगठन और वितरण को समझना होता है, जैसे कि शहरों, गांवों और क्षेत्रों में। तो मतलब कि स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन मतलब कि हम गांव के संगठनों की क्या सोच है, और शहर के संगठनों की क्या सोच है, तो ऐसे अलग अलग संगठनों के बारे में भी समझा जाता है। फिर सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तो मतलब कि क्या है, इसका उद्देश्य मानव भूगोल का एक सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का है। फिर पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देने का है, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भी है कि पर्यावरण का संरक्षण भी जो है उसको बढ़ावा देने का होता है। अब आती है बात कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है। तो विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो ये बहुत ही, मानव भूगोल अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसको भी जो है ये अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो किन किन भागों में विभाजित किया गया है, पहला है आपका जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल में क्या हुआ कि जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या भूगोल में क्या किया जाता है,
अब हम बात करें मानव भूगोल के अलग अलग क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अलग अलग विषय क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल जो है वो किन किन चीजों में डिवाइडेड है। तो एक तो हो गया जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या के बारे में बात करती है कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ पे वितरण किस तरीके से है, वहाँ की संरचना कैसी है, वहाँ का विकास का अध्ययन करते हैं। फिर सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल में क्या करते हैं, संस्कृति, भाषा, धर्म, सामाजिक संगठन का अध्ययन करते हैं। फिर आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या करते हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार का अध्ययन करते हैं। फिर सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम समाज की संरचना, सामाजिक वर्ग और सामाजिक असमानता का अध्ययन करते हैं। फिर आता है विकास भूगोल। विकास भूगोल में क्या करते हैं, हम गरीबी, असमानता, विकास के प्रयासों का अध्ययन करते हैं कि भाई जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी स्टडी हम करते हैं विकास भूगोल में। फिर राजनीतिक भूगोल में क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था, सीमाएं और शक्ति का वितरण जो है आपने किस तरीके से किया हुआ है सब में, उसका स्टडी करते हैं। स्वास्थ्य भूगोल में हम क्या है, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करते हैं। फिर शहर का भूगोल। शहर के भूगोल में क्या है, शहर की वृद्धि, संरचना और कार्य कैसा हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रामीण भूगोल। तो ग्रामीण भूगोल में हम काय का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि, संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं। फिर आता है परिवहन भूगोल। तो परिवहन भूगोल क्या कहता है, परिवहन प्रणालियों का अध्ययन करता है। तो फिर पर्यावरण भूगोल, मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये इस तरीके से जो आपका मानव भूगोल है, वो मानव भूगोल जो है वो भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो उसी को मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मानव भूगोल का विकास। तो मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मानव भूगोल का विकास जो है एक बहुत ही लंबी प्रोसेस रही है और एक बहुत ही जटिल प्रोसेस रही है, जो प्राचीन काल से लेकर के आज भी जारी है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि प्रारंभिक मानव भूगोल से में पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों को अध्ययन शामिल किया गया, जबकि आधुनिक मानव भूगोल में मानव समाज और पर्यावरण के बीच में जटिल संबंधों को समझने पर केंद्रित किया गया। तो क्या हुआ है कि मानव भूगोल जो रहती है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या करा था, उन्हें मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। उन्होंने 1882 में एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, इन मानव भूगोल के जनक किनको माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। और इनने 1882 में एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल जो है इसका जो है अगला जो आपका टॉपिक है, अन्य विज्ञानों से मानव भूगोल का अंतर संबंध। तो अन्य विज्ञानों से मानव भूगोल का क्या संबंध है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर तो मानव भूगोल जो है उसका अन्य विज्ञान से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे है कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान, मानविकी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ अपना जो समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और इतिहास है, इन सभी से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल जो रहता है ये समाजशास्त्र के साथ साथ मानव समाजों और संस्कृति का अध्ययन करता है, लेकिन मानव भूगोलवेत्ता स्थानिक और पर्यावरण पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मतलब कि क्या हुआ कि मानव भूगोल जो रहती है वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रही है। चाहे मानव भूगोल में मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, आप जहाँ रहते हैं मान लीजिए वो एरिया है, उस एरिया में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और इसका साइंस से इसलिए अपन कहते हैं कि अन्य विज्ञानों से इसलिए घनिष्ठ संबंध है क्योंकि मानव भूगोल जो रहता है वो उसके पर्यावरण के ऊपर भी स्टडी करता है, उसके सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक संगठन क्या है वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, उस सब चीजों के बारे में
जो है डिस्कस करता है, वहाँ की राजनीति, वहाँ के अर्थशास्त्र, वहाँ का इतिहास, वहाँ क्या क्या चल रहा है उस एरिया में, वो सब चीजों को डिस्कस करता है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। तो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना क्या बताती है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव और प्राकृतिक तत्वों के बीच अंतर होते हैं जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये किसी क्षेत्र के विशिष्ट विशेषताओं एवं उसकी भौगोलिक स्थिति को एक दूसरे से अलग करने का विचार है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना बताइए, तो मानव भूगोल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय भिन्नता, नाम से मालूम पड़ रहा है क्षेत्रीय भिन्नता, तो क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब ये होता है कि जैसे किसी क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं और उसकी भौगोलिक स्थिति को एक दूसरे से अलग करने का विचार, मतलब कि किसी एक एरिया में अलग टाइप का पूरा रहन सहन है, वहाँ की पारिस्थितिकी अलग है, वहाँ का इकोसिस्टम पूरा अलग है, दूसरे स्थान का बिल्कुल अलग है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद में वहाँ वर्षा जो है कम होती है, वहाँ की मिट्टी की संरचना जो है वो अलग रहती है, और पहाड़ी में वो चीज बिल्कुल अलग होती है। तो वहाँ पे जो लोगों का रहन सहन है, वहाँ का जो कल्चर है, वो सभी चीजें जो है वो डिफरेंट रहेगी। संस्कृति भी अलग अलग होती है, कहीं पे बोलनी अलग रहती है, कहीं के रीति रिवाज अलग रहते हैं, कहीं की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती है। और आर्थिक तौर पे भी देखें तो क्षेत्र के प्रमुख उद्योग और विकास का स्तर किसी अन्य क्षेत्र से भिन्न हो सकता है, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं पे डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आया कि क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र के अनुसार जो है हर एक चीज जो है डिफरेंट होती है मानव भूगोल के अनुसार। फिर आपका क्वेश्चन आता है भारतीय आचार विचार एवं मूल्य। तो भारतीय आचार विचार एवं मूल्य क्या है? तो भारत के लोगों के जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो अदर कंट्रीज के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सत्य है, कुछ मूल्य है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, विश्व बंधुता है, धर्म निरपेक्षता है, ये सारे मूल्यों पर आधारित है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि अतिथि देवो भव वाला जो चलता है कि मतलब हम अतिथियों को बिल्कुल देव तुल्य मानते हैं। और जो है हमारे भारत का जो है एक स्टैंड रहता है कि वो मतलब कि सबके साथ में मिलकर विकास की बात करता है। तो यहाँ का जो एक आचार विचार है, यहाँ के मूल्य है, तो वो मूल्य बिल्कुल अलग है। यहाँ सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता के भाव, भ्रातृत्व, विश्व बंधुता, धर्म निरपेक्षता, ये सारे मूल्यों पर ये आधारित होता है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपनी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हम आ गए हैं अब सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी मानव, वातावरण एवं संस्कृति के बारे में। तो इसका जो पहला टॉपिक है आपका वो है निश्चयवादी क्या होता है। निश्चयवाद क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन आता है निश्चयवाद को बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव भूगोल में पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों पर जोर देती है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि पर्यावरण ही मानव जीवन और संस्कृति को निर्धारित करता है, जिसमें भौतिक कारक जैसे जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति शामिल है। निश्चयवाद के अनुसार पर्यावरण मानव के कार्यों, जीवन शैली और सामाजिक संरचनाओं को नियंत्रित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एरिया का जो पर्यावरण है, मतलब कि किसी भी एरिया का जो अपन कह सकते हैं कि इस किसी भी एरिया की अगर बात करें हम, जैसे कि निश्चयवाद एक ऐसी धारा है, विचारधारा है जो मानव भूगोल में पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों पर जोर देती है। तो
किसी एरिया में कोई एक पर्टिकुलर पर्यावरण में कोई व्यक्ति अगर मानव अगर वहां रह रहा है तो वो उसका पर्यावरण का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी जो गतिविधि और संस्कृति पर्यावरण से ही प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। जैसे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, ये भौतिक कारक होते हैं। और मानव निष्क्रियता की अगर बात करें तो निश्चयवाद मानव को पर्यावरण के प्रति निष्क्रिय मानता है। ये सुझाव देते हैं कि मानव पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करने और उसे बदलने में सक्षम नहीं है। तो निश्चयवाद का मतलब अगर आपको आता है तो निश्चयवाद का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी विचारधारा होती है जो मानव भूगोल में पर्यावरण और मानव के बीच के संबंध के बारे में बताती है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर रह रहे हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग आप जो है अपने नेचर को चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ की गतिविधियां, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की वनस्पति और उसके अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ता है। उसके बाद में निश्चयवाद की आलोचना भी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि निश्चयवाद की आलोचना की जाती क्योंकि ये मानव को पर्यावरण के प्रति निष्क्रिय और केवल एक प्रतिक्रियाशील इकाई के रूप में देखता है। ये मानव की रचनात्मकता, अनुकूलन क्षमता और पर्यावरण में परिवर्तन करने की क्षमता को नजरअंदाज करता है। मतलब कि ये निश्चयवाद का मतलब ये कह रहा है, निश्चयवाद ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर पर्यावरण है, वहां पे अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, किसी मानव को छोड़ दिया जाए तो वहां पे जैसा एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको रहना पड़ेगा। पर लोगों ने इसको क्या करा था, इसकी आलोचना की थी। क्यों की थी? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि उसमें जो मानव है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। ये नहीं माना गया है कि मानव जो है उसमें अनुकूलन क्षमता होती है, वो अपने आप के अनुसार वहां के एनवायरमेंट को बदल भी सकता है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो है संभववाद। अब संभववाद क्या होता है? निश्चयवाद के विपरीत संभववाद ये सिद्धांत है कि मानव पर्यावरण के साथ बातचीत करता है और उससे बदलने की क्षमता रखता है। तो संभववाद मतलब कि क्या होता है? पॉसिबिलिज्म। संभववाद मतलब होता है पॉसिबिलिज्म, कि वो पॉसिबल कर देता है। तो संभववाद का तर्क है कि पर्यावरण मानव की संभावनाएं प्रदान करता है और मानव इन संभावनाओं का उपयोग करके अपनी जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं को आकार दे सकता है। तो निश्चयवाद में तो क्या होगा कि निश्चयवाद में तो ये कहते हैं कि पर्यावरण में जहाँ उसको डाल दिएगा तो वहां उसको उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है। और पॉसिबिलिटी संभववाद में क्या कहा कि संभववाद में ये कहा कि वो उसे बदलने की क्षमता रखता है मानव। और संभववाद का तर्क है कि पर्यावरण मानव के लिए संभावना प्रदान करता है और मानव इन संभावनाओं का उपयोग करके अपनी जीवन शैली और संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं को आकार देता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है नव निश्चयवाद। अब नव निश्चयवाद क्या होता है? नियो डिटर्मिनिज्म। नव निश्चयवाद तो इसका मतलब होता है कि मानव भूगोल के में एक दृष्टिकोण है जो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये दृष्टिकोण निश्चयवाद जो कहता है कि पर्यावरण मानव गतिविधि को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, और संभववाद जो कहता है कि मानव अपने पर्यावरण को बदलने में सक्षम है, के बीच एक मध्य मार्ग है। नव निश्चयवाद मानता है कि पर्यावरण मानव पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है, लेकिन मानव अपने पर्यावरण का अनुकूलन और परिवर्तन भी कर सकता है। तो देखिए, एक था टॉपिक आपका निश्चयवाद। तो निश्चयवाद तो ये कह रहा है कि जो जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? पॉसिबिलिज्म मतलब कि आपका जो संभववाद क्या कहता है? संभववाद ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस एनवायरनमेंट में आपको रखा है उस एनवायरनमेंट को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, आप उसमें बदलने की क्षमता रखते हैं। अब जो आया नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद इन दोनों के बीच की कंडीशन है। वो ये कहता है कि भले ही आपको किसी भी कंडीशन में आपको डाला हो, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में डाला है कि भाई वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है, तो पर आप उसकी सीमाओं को जानते हुए भी आप अपने आप में ऐसा डेवलपमेंट कराएंगे कि आप उस एरिया में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ना कि आप उस एरिया में स्ट्रगल करेंगे। ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे अच्छी तरीके से ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि वहाँ पे
रह सके, वहां सरवाइव कर सके। तो ये निश्चयवाद और आपका जो संभववाद है उस दोनों के बीच की एक कड़ी इसको हम कह सकते हैं। तो मतलब कि नवनिश्चयवाद को अपन एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि भाई अगर मान लो मानव को एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा दिया तो उसको एक जटिल भूमिगत संरचना और परिवहन प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो वहां पे रह पाएगा। तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद। अब क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद क्या होता है? देखिए, निश्चयवाद आपको समझ में आया, एनवायरमेंट कंडीशन में रखा जाता है किसी व्यक्ति को, उसके बाद में वो वहां पे उसके अकॉर्डिंग उसको सर्वाइव करना रहता है। संभववाद कहता है कि नहीं, वो कैसी भी कंडीशन में रख दिया जाए वो एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो ढाल सकता है। और नवनिश्चयवाद कह रहा है कि एनवायरमेंट की तो एक लिमिटेशन रहती है, पर उस लिमिटेशन के अंदर भी वो अच्छे से सरवाइव कर सके, वो हो गया आपका नवनिश्चयवाद। अब आता है आपका क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद। अब क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद क्या होता है? इससे संबंधित अवधारणा है जो इस बात की जांच करती है कि लोग विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों का में अर्थ और पहचान कैसे बनाते हैं। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि संस्कृतिवाद उन संस्कृति लक्षणों और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है जो क्षेत्रों को अलग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्षेत्रवाद की बात की जाती है तो क्षेत्रवाद का मतलब ये है कि आपको किसी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, अब आप उस क्षेत्र में जो है किस तरीके से जो है सरवाइव करते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय पहचान कैसे बना पाते हैं आप, चाहे वो राजनीतिक पहचान हो, चाहे वो आपके सामाजिक तौर पे आप अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका जो सांस्कृतिकवाद जो है, सांस्कृतिकवाद मतलब कि ये होता है कि क्षेत्रवाद सांस्कृतिकवाद की अगर सांस्कृतिकवाद की बात करें तो कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानवीय मामलों को आकार देने वाली शक्ति के रूप में संस्कृति के महत्व पर जोर देता है। ये उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे सांस्कृतिक गुण, प्रथाओं और विश्वास अंतरिक्ष में वितरित होते हैं और मानव व्यवहार को आकार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृतिवाद मतलब कि वही बात है कि जो अलग अलग संस्कृति में लोग जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं उसके बारे में हमको बात करनी रहती है। उसके बाद में अगर आपसे इनका अंतर संबंध पूछ लें कि भाई संस्कृतिवाद और क्षेत्रवाद का अंतर संबंध क्या है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पहचान अक्सर साझा सांस्कृतिक विशेषताओं और प्रथाओं में निहित होती है। तो मतलब कि किसी एक क्षेत्र में जो हमेशा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है। तो जब आप किसी क्षेत्र में अपनी चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक पहचान बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वहाँ की संस्कृति जो है उससे भी जुड़ना पड़ेगा, और उसमें भी जो है आपका जब आप संस्कृति और प्रथाओं से जुड़ेंगे तभी आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपका है मानव भूगोल में द्वैतवाद। अब द्वैतवाद क्या होता है मानव भूगोल में, इसके बारे में बात करते हैं कि मानव भूगोल में द्वैतवाद का तात्पर्य है विपरीत और कभी कभी विरोधी दृष्टिकोण या सिद्धांतों से है जो मानव, पर्यावरण, अंतःक्रियाओं और स्थानिक संगठन की हमारी समझ को आकार देते हैं। ये विश्लेषण करने का एक तरीका है कि सांस्कृतिक प्रभाव और भौतिक वातावरण जैसे विभिन्न कारक किस तरह से अंतःक्रिया करते हैं और मानव व्यवहार और स्थानिक पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है मानव भूगोल में द्वैतवाद। तो मानव भूगोल में द्वैतवाद का मतलब, तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मानव भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। तो अब द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, द्वैतवाद का मतलब ये सिंपल डेफिनेशन में अगर अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो किसी एक ही चीज को दो तरह से देखना।
तो दो तरीके से देखने का मतलब क्या होता है कि मानव भूगोल में द्वैतवाद का तात्पर्य है विपरीत और कभी-कभी विरोधी दृष्टिकोण या सिद्धांतों से है जो मानव पर्यावरण, अंतःक्रियाओं और स्थानिक संगठन की हमारी समझ को आकार देता है। तो ये एक विश्लेषण करने का तरीका होता है जो सांस्कृतिक प्रभाव और भौतिक वातावरण जैसे विभिन्न कारक किस तरह से अंतःक्रिया करते हैं और मानव व्यवहार का स्थानिक पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तो मतलब कि किसी एक ही चीज को दो अलग अलग नजरिए से देखना जो है वो द्वैतवाद कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भूगोल, व्यवस्थित भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुशासन के भीतर दो प्राथमिक दृष्टिकोण होते हैं। एक तो हो गया कि अगर व्यवस्थित भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल के बारे में बात करें तो व्यवस्थित भूगोल के अंतर्गत तो क्या आ जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल के विशिष्ट पहलू जैसे कि वहाँ के जलवायु कैसी है, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ पे कृषि पर ध्यान केंद्रित करवाता है और उनके वैश्विक पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। जबकि दूसरी ओर क्षेत्रीय भूगोल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय भूगोल हमें काय के बारे में स्टडी करवाएगा। क्षेत्रीय भूगोल हमें विशिष्ट क्षेत्र के भीतर भौतिक और मानवीय विशेषताओं के अनूठे संयोजन की जांच करता है। तो मतलब कि एक तरफ तो वो काय की जांच कर रहा है, एक तरफ जांच कर रहा है उसकी जलवायु, जनसंख्या और कृषि पे ध्यान केंद्रित कर रहा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है कि दूसरी तरफ जो है वहाँ की भौतिक और मानवीय विशेषताओं के अनूठे संयोजन को जांच करता है तथा ये विचार करता है कि ये तत्व किस प्रकार परस्पर क्रिया करके अनूठे क्षेत्रीय परिदृश्यों का निर्माण करते हैं। तो मतलब एक तरफ तो जो है वो उसकी जनसंख्या और कृषि और जलवायु देख रहा है और दूसरी तरफ वहाँ का क्या कर रहा है, वहाँ के भीतर के भौतिक और मानवीय विशेषताओं के जो है संयोजन के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो हुआ आपका कौन सा वाला, ये वाला जो है आपका हुआ क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक। अब आता है भौतिक बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद। तो भूगोल में भौतिकवाद बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद जो है ये अनुशासन के दो मुख्य शाखाओं में पारंपरिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कैसे करते हैं कि भौतिक भूगोल जो रहेगी ये प्राकृतिक पर्यावरण पर केंद्रित रहेगी और मानव भूगोल जो मानव आबादी और पृथ्वी के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन करता है। तो मतलब अब जैसे भौतिक भूगोल में तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फिजिकल पर्यावरण कैसा है, जबकि जो मानव भूगोल है वो क्या करेगा, मानव भूगोल जो है वो मानव आबादी और उसका पृथ्वी के साथ में उनकी बातचीत का अध्ययन करेगा। तो ये भी मतलब एक ही चीज को दो नजरियों से देखने वाली बात है। द्वैतवाद का मतलब होता है एक ही चीज को दो नजरियों से देखना। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक द्वैतवाद और अनुप्रयुक्त द्वैतवाद की। तो अब सैद्धांतिक द्वैतवाद की अवधारणा क्या है, ये सिद्धांतों पे वर्क करता है। ये काय पे ध्यान देता है, अलग अलग जो सिद्धांत बनाए हुए उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जबकि अनुप्रयुक्त जो रहता है वो अप्लाइड, मतलब कि वो आप जब उसको ये कह सकते हैं कि अनुप्रयुक्त द्वैतवाद जो है वास्तविक दुनिया की जो घटनाएं होती है उनका विश्लेषण और व्याख्या करने वाला चीज के ऊपर अध्ययन करता है। तो मतलब सिद्धांत तो कि भाई एक सिद्धांत बना दिया उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करना है, वो चीज होती है। और अनुप्रयुक्त क्या होता है, अनुप्रयुक्त जो है ये होता है कि वास्तविक तौर पे वहां पे क्या घटनाएं घटित हो रही है उसका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है। उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल में कट्टरपंथ और व्यवहारवाद। तो कट्टरपंथ और व्यवहारवाद की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर कट्टरपंथी चीज की बात करेंगे तो कट्टरपंथी सत्ता जो रहती है संरचनाओं, असमानताओं और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है जो अक्सर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को आकर्षित करता है। तो मतलब कि अगर आपसे कट्टरपंथ और व्यवहारवाद में अंतर की बात करी तो कट्टरपंथ में क्या होता है कि वो एक चीज को लेकर के
मतलब बिल्कुल उस ये कह सकते हैं कि वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण होता है कि उनको वही जो उनने बना दिया है उसके ऊपर ही वर्क करना है, मतलब कि एक जो नियम बना दिया उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे कट्टरपंथी की तरह। और दूसरी ओर व्यवहारवाद क्या होता है, ये व्यक्तिगत धारणाओं के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया है और पर्यावरणीय अनुभवों की व्यक्ति प्रकृति पर जोर देता है। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है मानव संस्कृति के बदलते प्रतिरूप। तो मानव संस्कृति के बदलते प्रतिरूप क्या है कि भूगोल में मानव संस्कृति के बदलते पैटर्न को विभिन्न कारकों द्वारा आकार दिया जाता है, जिसमें तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और संस्कृतियों के बीच बातचीत शामिल है। तो मतलब कि क्या हुआ कि हम यहाँ बात कर रहे हैं भूगोल के मानव संस्कृति के बदलते पैटर्न के बारे में। तो ये बदलाव पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के नुकसान और नए सांस्कृतिक मानदंडों के उद्भव दोनों को जन्म दे सकता है। सांस्कृतिक भूगोल इस बात की जांच करता है कि ये परिवर्तन विभिन्न भौगोलिक स्थानों में कैसे होते हैं, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में लेकर परिदृश्यों के निर्माण का और उपभोग तक। तो कहने का मतलब ये है भूगोल में मानव संस्कृति के बदलते पैटर्न का मतलब ये है कि एक संस्कृति जो चली आ रही है, अब जो संस्कृति चली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है, पर समय के साथ में उसमें कुछ चेंज भी आ रहा है। तो वो चेंज कैसा हो सकता है, वो पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। तो ये चीज इसमें आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के चेंज जो है वो आते हैं, जैसे कि स्थानिक चेंज अलग आता है, सांस्कृतिक चेंज अलग आता है। तो इस तरीके से अलग अलग चेंजों की हम इसमें बात करते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो कौन सा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, तो हमारी यहाँ पे सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम आ गए हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या क्या चीजें हमको पढ़नी रहेगी। तो विश्व के बृहद पर्यावरणीय प्रदेश, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमको बात करनी है कि दुनिया के प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्र कौन से हैं। दुनिया के प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों को आमतौर पर जलवायु और वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो मतलब कि अब तीसरी जो यूनिट है ये क्या काय के ऊपर है, ये अपने वातावरण के बारे में है, वातावरण एवं मानवीय अनुकूलन के बारे में। तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पहला जो टॉपिक है वो है हमारा विश्व के अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेश। तो बृहद पर्यावरणीय प्रदेश की बात करें तो दुनिया में प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों को आमतौर पर काय से मापा जाता है, जलवायु और वहाँ की वनस्पति के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कि उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों को जैसे अलग अलग क्षेत्र बनते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र बने, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बना, समशीतोष्ण बना और ध्रुवीय क्षेत्र बने। अब इन क्षेत्रों को आगे वर्षा वनों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों और टुंड्रा जैसे विभिन्न बायोम में विभाजित किया गया है। तो प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहले तो हमने बात करी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे रहते हैं, यहाँ का जो तापमान रहता है वो गर्म रहता है और उच्च आर्द्रता वाला होता है और अक्सर हरे भरे वर्षा वनों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों को बढ़ावा देता है। कौन देता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में आता है समशीतोष्ण क्षेत्र। अब समशीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र जो रहते हैं उनके बीच में इन क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है और वर्षा का पैटर्न जो है उसके साथ साथ अलग अलग मौसम का भी अनुभव होता है। उसके बाद में तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र कैसा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, सीमित वर्षा तथा टुंड्रा और हिम शिखर जैसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्र इसमें देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भारत के विशेष संदर्भ में। तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के बारे में आया तो भारत में मानव आबादी को अक्सर कई नस्लीय समूहों में विभाजित किया गया है, जो मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होती है, जैसे कि नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, द्रविडियन, इंडो आर्यन और मंगोलाइड इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त रिस्ले और अन्य जैसे पहले के विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरणों ने इन व्यापक समूहों के भीतर विभिन्न उपसमूहों को भी बनाया है। तो इसमें देखिए, आपको मैंने बोला है कि मानव आबादी को अलग अलग नस्लीय समूहों में वर्गीकृत किया है भारत में। तो जैसे नेग्रिटो की बात करते हैं, तो नेग्रिटो में क्या आता है कि कुछ दक्षिण भारतीय जनजातियां जो है उसके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। किसमें? नेग्रिटो में। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में क्या होता है? इसमें संथाल, ओराम और मुंडा जैसे जनजाति समूहों को पाया जाता है। द्रविड़ में क्या होता है? दक्षिण भारत में प्रमुख, जिसमें तेलुगु और तमिल भाषी समूह शामिल है। उसके बाद में आता है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन में कौन आता है? मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जिसमें इंडो द्रविड़ जैसे कुछ समूह भी शामिल होते हैं। उसके बाद आता है मंगोलियाड। मंगोलियाड में क्या होता है? हिमाचल क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले लेप्चा, गारो और नागा जैसे समूह इसमें शामिल है। उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है एक्सिमो। अब एक्सिमो क्या होता है? तो एक्सिमो जो है, जिन्हें इनुइट या यूपिक के रूप में भी जाना जाता है, स्वदेशी लोग हैं जो पारंपरिक रूप से उत्तर परिध्रुवी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र शामिल है। उनका भौगोलिक वितरण आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया रहता है, ये वाला एरिया कैसा रहता है? ये जो है शीत प्रदेश होता है। कौन सा? एक्सिमो। ये जो एक्सिमो रहता है ये शीत प्रदेश रहता है, और जिन्हें इनुइट और यूपिक के नाम से भी जाना जाता है। और स्वदेशी लोग हैं जो पारंपरिक रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तरी परिध्रुवी क्षेत्र में निवास करते हैं। उसके बाद में एक्सिमो जो रहते हैं ये उत्तरी परिध्रुवी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र भी शामिल है। तो ये तो हुई बात एक्सिमो की। उसके बाद में अगला जो टर्म है वो है आपका बुशमैन। अब बुशमैन क्या होता है? सैन लोग, जिन्हें बुशमैन के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली स्वदेशी शिकारी संग्राहक है, जिनके पैतृक क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में फैले हुए हैं। वे इस क्षेत्र में सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से है, जो संभवतः 1 लाख से लगभग 2 लाख साल पहले अन्य मनुष्यों से अलग थी। तो ये चीज ये बताई है इनने कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले स्वदेशी शिकारी संग्राहक है। तो मतलब कि अगर बुशमैन के बारे में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। उसके बाद में आता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इन चीजों को आप अगर मान लीजिए इनको आप थोड़ा स्लो डाउन करके अगर सुनेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और ये चीजें क्या है, इनको जितना ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं, अगर इनको इतना ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे तो अपना वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए जो है इसको कम समय में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि जैसे कि अगर आपसे एक्जिमो के बारे में पूछा जाए तो ये एक्जिमो मतलब कि इसमें मैंने बता दिया कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उसके बारे में बात की है। और ये लोग क्या करते हैं? ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि साइबेरिया, अलास्का, जो परिध्रुवी क्षेत्र होते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, इनमें जो है अपने को देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में बुशमैन जो है ये कहाँ रहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले स्वदेशी शिकारी संग्राहक है, जो कि मतलब जिनके पैतृक क्षेत्र जो है बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे इधर की साइड में फैले हुए हैं और बहुत पुरानी इनकी संस्कृति है। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंडियन जरावा ट्राइब। अब इंडियन जरावा ट्राइब मतलब कि जरावा जनजाति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जरावा जनजाति के बारे में बताएं, तो आपको कहना है कि ये एक स्वदेशी लोग हैं और भौगोलिक रूप से ये कहाँ रहते हैं, अंडमान द्वीप पर स्थित होते हैं और विशेष रूप से दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिम क्षेत्र में है। वे मुख्य रूप से शिकारी, संग्राहक और मछुआरे होते हैं और पारंपरिक रूप से अपने क्षेत्र में घने जंगलों, मैंग्रोव और समुद्र तटों के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो मतलब कि अगर आपसे जरावा जनजाति के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय हम कह सकते हैं कि ये जो है भारतीय ट्राइब ही है और ये कहाँ रहते हैं, ये भौगोलिक रूप से अंडमान द्वीप के समूह में स्थित होते हैं और विशेष रूप से दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है भील, गोंड और सहरिया के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि भील जनजाति सबसे ज्यादा आबादी है भील जनजाति की और ये झाबुआ, धार और अन्य जिलों के आसपास पश्चिमी क्षेत्र पर केंद्रित है। और दूसरी सबसे बड़ी जो अपनी जनजाति है वो है गोंड जनजाति, जो मुख्य रूप से कहाँ रहती है, टिंडोरी में रहती है, छिंदवाड़ा में रहती है और मंडला जैसे क्षेत्र में रहती है, जो मध्य और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उसके बाद आता है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो अपनी खानाबदोश जीवन शैली के लिए जानी जाती है और राज्य के मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में विशेष रूप से शिवपुरी और उसके आसपास के जिलों में पाई जाती है। उसके बाद में आपका थर्ड यूनिट यहीं पे समाप्त होती है। उसके बाद में आ जाता है आपका फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट आपकी काय के बारे में, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो मतलब कि यह है आपकी जनसंख्या एवं मानव विकास के बारे में। तो जनसंख्या और मानव विकास के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होता है कि भूगोल में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व और वितरण ग्रह पर मानव प्रभाव को समझने की प्रमुख पहलू है। विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। अधिकांश लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, जबकि पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सांद्रता है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या, जलवायु संसाधनों और आर्थिक अवसरों जैसे कारकों से प्रभावित होकर बहुत भिन्न होती है। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या जो है वो धरती पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से फैली हुई है और इसका जो घनत्व है वो हमको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और सांस्कृतिक कारक। तो जनसंख्या वृद्धि को जो प्रभावित कर रहे हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, जनसंख्या वितरण के बारे में बात कर रहे हैं कि जनसंख्या को वितरण कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो भौतिक और सांस्कृतिक दोनों ही कारक जनसंख्या के स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि ये तय होता है कि लोग कहाँ रहना और काम करना चुनते हैं। जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और पानी की उपलब्धता जैसे भौतिक कारक ऐसे वातावरण बनाते हैं जो जनसंख्या वृद्धि को समर्थन करते हैं और उसमें बाधा भी डालते हैं। धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना और आर्थिक अवसर सहित सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या पैटर्न निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि किसी जगह का पर्यावरण कैसा है, कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे पानी अच्छी मात्रा में है, और कहीं पे जो है मिट्टी खराब है, कहीं अच्छी मिट्टी मिल रही है। तो जलवायु तो के तौर पे भी देखें तो जलवायु के हिसाब से भी जो है जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में रहती है, और कई बार क्या है आर्थिक और सामाजिक संरचना के हिसाब से किसी भी जगह पे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह जाकर के जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, तो वो भी कारक जो है वो जनसंख्या वितरण का हो सकता है। उसके बाद में जो अगला आपका टॉपिक है वो है जनसंख्या स्थानांतरण एवं अप्रवास के कारण। तो जनसंख्या स्थानांतरण और अप्रवास क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि प्रवासन उत्प्रवासन किसी स्थान को छोड़ना, या अप्रवास किसी स्थान में प्रवेश करना। तो अप्रवास का मतलब होता है किसी स्थान में प्रवेश करना, उत्प्रवास का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना। ये दोनों ही कारक एक जटिल मिश्रण द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि अक्सर पशु और पुल कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, पुश और पुल कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुश कारक लोगों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पुल कारक उन्हें एक नए स्थान पर आकर्षित करता है। तो देखिए पुश मतलब कि क्या होता है, धक्का देना। तो पुश मतलब धक्का देना, तो ये पुश कारक ऐसा रहता है कि ये किसी जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह जो है या किसी स्थान को जो है छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो इसको हम उत्प्रवास भी कहते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना। तो क्यों छोड़ा जाता है किसी स्थान को? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे जो रहने लायक कंडीशन ना हो, उनको सर्वाइव करने लायक कंडीशन ना हो, और एक होता है पुल मतलब कि किसी जगह पे आकर्षित करना, तो मतलब कि खींचना। तो खींचना मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति सब अच्छी होगी तो व्यक्ति वहाँ पे अपने आप जो है रहने के लिए जाएगा। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट एवं अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होना, जो प्रायः उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक हो जाती है। तो मतलब कई जगह पे कई क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा क्षमता से तेज जो है किसी जगह पे जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, और वहाँ पे जो संसाधन है वो बहुत ही कम पड़ जाते हैं। दूसरी ओर इष्टतम जनसंख्या आदर्श जनसंख्या आकार का प्रतिनिधित्व करती है, जो उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन तकनीकों के आधार पर आर्थिक कल्याण या प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करती है। तो मतलब कि जहाँ पे कम जनसंख्या रहती है वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे जो है संसाधन अच्छी मात्रा में व्यक्ति को मिलते हैं, और वहाँ आर्थिक कल्याण भी होता है। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक है मानव विकास की संकल्पना। तो मानव विकास की संकल्पना की अगर बात की जाए तो भूगोल में मानव विकास की संकल्पना क्या होती है? तो भूगोल में मानव विकास की जो संकल्पना है उससे तात्पर्य कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसे क्षेत्रों में लोगों के विकल्पों और अवसरों का विस्तार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। तो क्या हुआ कि मानव विकास की अगर बात की जाए तो मानव विकास कब होता है? जब वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, आय जो है वो लोगों को अच्छी होती हो, तो वहाँ पे जो है वो जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है, और साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को मिले, पर्यावरणीय स्थिरता मिले। ये सब कारक जो है ये मानव विकास के लिए जरूरी है। ये केवल आर्थिक विकास से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है, जो व्यक्तियों और समुदायों की भलाई और क्षमताओं पर जोर देती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे आपकी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक से जोड़ सकूं। टॉपिक से आपको मतलब कि ये अपने आप में एक यूनिट है, ये चैप्टर है, मतलब अपने आप में ये टॉपिक्स। तो मैं आपको मेन उसकी
जड़ बता रहा हूँ कि उस जड़ को अगर आपने पकड़ लिया तो आप बहुत अच्छे से आंसर बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बहुत से बहुत शेयर करें, क्योंकि देखिए अभी हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी टाइम हो रहा है नियरली 1 बज रही है, और 1 बजे मैं आपके लिए, रात की 1 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए मेहनत करी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ भी, ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और हमारा चैनल जो है वो ग्रोथ करे। तो अब हम आ गए हैं 5वीं यूनिट, जो कि आखिरी यूनिट है। इसको भी जल्दी-जल्दी से देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। पहला टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप। तो ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर छोटे विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जहां प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि होता है, जबकि शहरी बस्तियां जो रहती है वो बड़े सघन क्षेत्र होते हैं, जहां व्यापार, सेवा और उद्योग जैसे कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ग्रामीण जो बस्तियां होती है वो समूहबद्ध या बिखरी हुई हो सकती है, और शहरी बस्तियां जो है अक्सर रैखिक या समूहबद्ध पैटर्न का पालन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप के बारे में बात करें, तो आपको ये बस मैंने एक मेन चीज बताई है कि ग्रामीण बस्तियां जो है वो आमतौर पे, अपन ग्रामीण क्षेत्र कैसे रहते हैं, छोटे गांव रहते हैं, वहाँ पे जो है ज़्यादा आबादी नहीं रहती, वहाँ पे मेन व्यवसाय कृषि होता है, जबकि शहर में बस्तियाँ रहती है बड़ी-बड़ी, और जो है वहाँ पे औद्योगिक और गैर कृषि गतिविधियाँ होती है, और बड़े-बड़े उद्योग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें आपको लिखनी रहेगी। ग्रामीण अधिवास की पर्यावरणीय समस्या। तो ग्रामीण बस्तियों को अक्सर कई तरह की पर्यावरणीय मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कृषि प्रथाओं से होने वाला प्रदूषण, वनों की कटाई, पानी की कमी और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। ये मुद्दे पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रामीण समुदायों की भलाई और आजीविका को भी प्रभावित करते हैं। तो तो क्या होता है, ग्रामीण जो बस्तियां रहती है उनमें अक्सर कौन कौन से मुद्दे होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जिसमें कृषि प्रथाओं से होने वाला प्रदूषण। तो कृषि की वजह से भी अगर कोई उनके यहाँ प्रदूषण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, वहाँ मान लो कि वनों को काट के उसको कृषि क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, और पानी की भी कमी है, और ठीक से जो है अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो ग्रामीण बस्तियों में जो है बहुत सारे प्रदूषण के मुद्दे हो सकते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण भी एक मुद्दा हो सकता है कि भाई वहाँ पे कृषि अगवा, औद्योगिक अपशिष्ट जल और अनुचित अपशिष्ट निपटान से होने वाला जो जल प्रदूषण भी शामिल हो सकता है। पानी की कमी भी हो सकती है, वनों की कटाई भी हो सकती है, भूमि का क्षरण भी हो सकता है, कचरे का प्रबंधन भी हो सकता है। तो ये सब परेशानियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकती है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाता है ग्रामीण अधिवास की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बताइए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या समस्या हो सकती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका नगरीय अधिवास का पदानुक्रम। नगरीय आवास का पदानुक्रम का मतलब क्या हुआ कि भूगोल में शहरी बस्तियों का पदानुक्रम मतलब कि आकार और कार्य के आधार पर बस्तियों को व्यवस्थित करता है, जो अलग अलग आवासों से लेकर बड़े महानगरीय क्षेत्रों तक फैला होता है। ये पदानुक्रम किसी क्षेत्र या देश के सेवाओं, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को वितरण को समझाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पदानुक्रम का मतलब कि किस कहाँ कहाँ कैसी कैसी बस्तियां जो है वो स्थित है नगर में, उसके बारे में इसमें जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारतीय नगरों एवं शहरों की विशिष्ट विशेषताएं बताइए। तो भारत के विविध परिदृश्य और ऐतिहासिक प्रभावों के कारण भारतीय कस्बे और शहर अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इनमें शहरी आकृति विज्ञान, कार्यात्मक वर्गीकरण और क्षेत्रीय विविधताओं का मिश्रण है। कई भारतीय शहरों में ग्रामीण विशेषताएं बनी हुई है और उनमें आधुनिक शहर नियोजन मानकों का अभाव है। वे अक्सर वाणिज्यिक और आवासिक क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमांकन की कमी भी दिखती है। तो मतलब कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय नगरों और शहरों की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, तो विशिष्ट विशेषताओं की बात की जाए तो पहली बात तो ये कि वहाँ की
आकृति कैसी है, शहरी आकृति के बारे में बात करना है अपने को, फिर उसके कार्यात्मक वर्गीकरण की बात करना है कि भाई वहाँ पे कितने लोग, कितनी जनसंख्या रह रही है, उसकी विविधताएं क्या है, उसमें पहाड़ है, नदी है, क्या है, और ऐतिहासिक प्रभाव क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय नगरों एवं शहरों की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ जनसंख्या कितनी है, वहाँ वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर सांस्कृतिक प्रक्रिया मानव समूहों की अंतर क्रिया। तो मानव समूहों से जुड़ी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं संस्कृतियों के संचारण, परिवर्तन और एक दूसरे के साथ बातचीत के तरीकों को शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संस्कृतियों की बात करी जाती है तो आपको ये कहना है कि जब लोग जहाँ पे भी जा कर के रहते हैं वहाँ पे अलग अलग समूहों में जो रहते हैं वो अपना संस्कृतियों के साथ में कैसे तालमेल बिठाते हैं और बातचीत करते हैं, ये अंतःक्रिया सांस्कृतिक उधार परिवर्तन और यहाँ तक कि संघर्ष को भी जन्म दे सकती है कि कोई व्यक्ति कहाँ कहीं पे जाकर के कैसे सरवाइव कर रहा है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पीड में भी हो सकता है ये सब चीज़ें, तो स्पीड में इसलिए भी हो सकती है क्योंकि क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता जो कि आपके लिए बोरियत भरा भी हो सकता था, और ज़्यादा लंबा हो जाता तो फिर उसमें क्या है कि आपको उतना मज़ा नहीं आता। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए बार बार सुनिए आराम से। अगर ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो आप उसकी स्पीड डाउन करके भी सुन सकते हैं। तो उससे आप अगर इन शब्दों को अगर पकड़ के देखेंगे कि मैं हर एक शब्द को अगर बोल रहा हूँ तो उसकी जड़ में अगर आप पहुँच जाएंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक का आपको एक मेन पॉइंट बताया है जिससे कि आपके लिए जो है ये आसान रहेगा पढ़ने में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं और बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अब बच गई है एक और मुझे आ रही नहीं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताएं, और कौन से नए वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।